सभी को नमस्कार। और आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस पर हम आज बात करेंगे। और ये हमारा जो टॉपिक है वो भारतीय राज्य व्यवस्था का ही एक टॉपिक है। उसका नाम है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, जिसे हम अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस पर किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसको मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। हम इसमें बात करेंगे इसके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अर्थ की, उसके संवैधानिक प्रावधान की, उसकी विशेषता की, उसमें किस तरीके से संविधान में इनका अवलोकन हो रखा है अनुच्छेदों का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण की। इसके अलावा किस तरीके के संविधान संशोधन इसमें हो चुके हैं उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, इसकी आलोचना करेंगे, देखेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में किस तरीके से गतिरोध देखने को मिलता है। और इसके बाद में अंतर और अंततः हम निष्कर्ष पर आकर इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो आज आप ये मान लीजिए कि आप मेरे साथ जुड़िए और ध्यान से देखिए, और ध्यान से यहाँ अपना ध्यान थोड़े समय के लिए हर चीज़ों को भूलकर और सिर्फ यहाँ लगाइए। आज के बाद में आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस टॉपिक में मैंने कोशिश करी है कि सारे वह जो तथ्य है जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से पूछे जाते हैं उन सबको मैंने सम्मिलित करा है। और चाहे बेयर एक्ट हो, ये सारा जो कंटेंट है, इनके पीछे जो भी कंटेंट आप देखेंगे, जो अनुच्छेद है, वो मैंने बेयर एक्ट के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करा है। तो अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बस सभी अपनी लगाम बांध लीजिए और बस मेरे साथ जुड़े। अब अपन टॉपिक को आरंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ समझते हैं। कि देखिए ये होता क्या है। देखिए, अगर आप इस शब्द को गौर से देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन शब्द में ही आप ध्यान से देखिए, इसमें ही इसका अर्थ छिपा हुआ है कि राज्य जब भी नीति बनाएगा तो उन नीति बनाते समय किन निर्देशों का उसको ध्यान में रखना है, उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं और उसी में ये सम्मिलित है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में जो दिशा निर्देश और सिद्धांतों का समूह है, वो कहीं ना कहीं उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहे हैं। दूसरे अर्थों में हम इसको देखते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार, और चाहे दोनों स्तर की सरकार हो, कोई भी कार्य कर रही है तो उस कार्य को करने के लिए उनको अपने कानून बना रही है, कोई नियम बना रही है, तो उनको इन नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाना होगा। यानी वो इन चीज़ों को ध्यान में रखेगी, नीति निर्देशक सिद्धांतों को। और तीसरा जो अर्थ में हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें ये बात कही गई है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और सबसे मेन जो उद्देश्य है, वह है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को कहीं न कहीं प्राप्त करना। यानी राज्य कैसा होगा, इनके माध्यम से कल्याणकारी राज्य होगा। तो ये 3 इसके अर्थ हैं, इन 3 के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझ गए हैं। मैं एक बार आपको रीडिंग के रूप में बता देता हूँ। भारतीय संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित दिशा निर्देश। आप आप साथ के साथ इसके मेन पॉइंटों को ध्यान में रखें कि दिशा निर्देश व सिद्धांतों का क्या है, समूह है। ठीक है, उसको संदर्भित कर रहा है। दूसरी बात, नीति निर्देशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाते हैं जिन्हें भारत में केंद्र और राज्य, यानी दोनों स्तरों की सरकार को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। कानून बनाते समय उनको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, बाध्यकारी नहीं है लेकिन ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा तीसरा जो है उसमें है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और सबसे प्रमुखतः बात जो है वो है सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने में, सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करने और एक आधुनिक और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की रीख रखने की सहायता करते हैं। तो आपको ये मोटी बातें इसमें ध्यान रखनी है।
आगे देखिए हम बात करते हैं कि डीपीएसपी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या-क्या है। तो देखिए हमारे भाग 4 के अंतर्गत हमारे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की बात करी गई है और अनुच्छेदों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करी गई है। मैंने आपको यहाँ बताया है भाग 4 में किसमें बहुत सारे एग्जामों में ये सामान्य प्रश्न भी कई बार आ जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे भाग कौन सा है, भाग 4 और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक 36 से लेकर कितना 51, 36 से लेकर 51 तक हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात करी गई है। अब सवाल ये आता है कि ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है, वो किस देश से भारत ने ग्रहण करे? तो देखिए भारत ने ये जो नीति के निदेशक तत्व है, वो आयरलैंड संविधान से ग्रहण करे हैं, जिसे हम कई बार एग्ज़ामों में आयरिश संविधान भी दे देते हैं। तो आप दोनों ध्यान रखेंगे इसमें, आयरिश और आयरलैंड, ठीक है? देखिए वैसे एक बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे आयरलैंड ने भी क्या है ना कि स्पेन से लिया। स्पेन से किसने लिया? आयरलैंड ने। और आयरलैंड देश से किसने लिया? भारत ने। तो ये ध्यान रखेंगे आप। भारत ने किससे लिया है? आयरलैंड से। और ये देखिए चित्र में ये यूरोप है और इस यूरोप में ये जो एरिया है इसे यूके कह रहे हैं और यूके का ही एक इधर की साइड है ये आयरलैंड है। ये दिख रहा है वो आयरलैंड है। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। मैं आपको इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके भी इधर बता देता हूँ। ये देखिए। आपको दिख रहा होगा इसमें, थोड़ी-सी पीपीटी ऐसी हो गई। ठीक है? ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ये वाला एरिया। अब चलिए हम अभी तक अपन ने इसका अर्थ देख लिया और इसके संवैधानिक प्रावधान देख लिया, बात करते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं में हम 4 विशेषताएँ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं संवैधानिक निर्देश, दूसरी देखेंगे गैर न्यायिक, तीसरी देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वाली और 5वां देखेंगे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना वाली। तो देखिए संवैधानिक निर्देश, ये संवैधानिक निर्देश का मतलब है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से चाहे विधायिका हो, कार्यपालिका हो, प्रशासनिक संबंधित कोई भी मामले हो, राज्य के लिए ये क्या होंगे निर्देश होंगे। अब देखिए मैं जब भी राज्य बोलूँ तो आप जो वर्तमान समय के जो राज्य हैं वह ना समझे। मैं आपको आगे बताऊँगा भी कि राज्य की परिभाषा में भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो अभी के लिए आप ये समझे कि यहाँ पर राज्य की बात का मतलब है विस्तृत अर्थ में है राज्य। तो अपन ने बात करी कि विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासन से संबंधित मामलों में राज्य के क्या है संवैधानिक निर्देश है। ये तत्व नीति और कानून बनाते समय दौरान राज्य ध्यान रखने जाने के आदर्श के रूप में देखा जाता है। यानी अगर कोई भी कानून नियम बनाना है विधायिका कार्यपालिका को, तो वो क्या करेगी भाई नीति निदेशकों को देखेगी कि क्या लिखा है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या है, हमें को किस तरीके से इसका बिल्डअप करना है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको पढ़ेगी, फिर वो इनको फॉलो करेगी। तो ये बात इसमें करी गई है। दूसरा आता है गैर न्यायिक। देखिए हमारे जो एक बात यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम था बी.एन. राव। उन्होंने संविधान सभा को एक सुझाव दिया कि जो अधिकार है, इन अधिकारों की 2 श्रेणी रखी जाए। एक रखी जाए न्यायिक और दूसरी रखी जाए गैर न्यायिक। न्यायिक और गैर न्यायिक या इन्हें हम कह सकते हैं बाध्यकारी, इसे कह सकते हैं बाध्यकारी नहीं।
या एक और कह सकते हैं पर्वतनीय। एक और कह सकते हैं पर्वतनीय और अपर्वतनीय। तो देखिए इनके माध्यम से क्या हुआ कि उस समय क्या है ना कि हमारे इसमें तो क्या हुआ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक कर्तव्य अधिकार, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों को तो हमारे इसमें न्यायिक श्रेणी में रखा और इनको डीपीएसपी को किस में रख दिया? गैर न्यायिक श्रेणी में रख दिया। ये रखने के पीछे का मेन कारण ये था कि देखिए कि उस समय हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं क्योंकि भारत एक आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में कहीं न कहीं उन्हें बहुत सारा विकास करना था। उसी दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब उस समय के दौरान में पूरी नहीं हो सकती थी। तो कुछ ऐसे अधिकार ताकि मतलब राज्य सरकार को कोई व्यक्ति है, वो ये ना कहे कि इन सरकार ने मेरे इस अधिकारों को नहीं माना है, उन्होंने उल्लंघन करा है। और उल्लंघन करने पर वो न्यायालय ना पहुँच जाए, तो फिर न्यायालय से फिर उसकी समस्या का समाधान हो। तो इस तरीके से कहीं न कहीं ये जो सारा संकट इस तरीके की चीज़ें होती, तो इस तरीके की चीज़ें ना होने के कारण ही हमारे कुछ अधिकारों को किसकी श्रेणी में रख दिया? गैर न्यायिक, अर्थात बाध्यकारी नहीं है कि राज्य माने या ना माने। ये राज्य के ऊपर निर्भर है कि वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। देखो समय के साथ में फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे चाहे समय के साथ में फिर इन अधिकारों को क्या करा गया था, फिर इनको मौलिक अधिकारों के तहत में दे दिया गया था, शामिल कर दिया गया था। तो वो धीरे-धीरे समय के साथ में क्योंकि राज्य के पास भी उस समय इतना वो इतने समृद्ध नहीं थे, उतने उनके पास में पैसे वगैरह नहीं थे, आर्थिक समृद्धि इतनी अथाह लेवल पर नहीं थी। तो इसी वजह से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसमें हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। गैर न्यायिक में मैंने अभी बताया, गैर न्यायिक मौलिक अधिकारों के विपरीत जो कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार तो क्या है? कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं, ठीक है ना? और डीपीएसपी अन्यायिक, नॉन जुडिशियबल होते हैं, अर्थात इनके उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा उन्हें कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से क्या नहीं कर सकते आप? लागू नहीं कर सकते, ठीक है? और सरकार को उन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो आपको मेनतः 2 बातें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है आपको इसमें कि ये कैसे हैं, कैसी प्रकृति है इनकी? अन्यायिक है, अर्थात न्यायालय द्वारा कानूनी रूप लागू नहीं किया जा सकता। यानी और दूसरी बात बाध्य नहीं है, यानी राज्य सरकार को आप बाध्य नहीं कर सकते कि आप तो हमारे इन अधिकारों को मानो, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। तो अभी तक 2 विशेषताओं में अपन ने ये पढ़ा देखो, एक तो कि विधायिका, कार्यपालिका, प्रशासनिक संबंधित मामलों में क्या है, एक संवैधानिक निर्देश है। दूसरी बात अपन ने देखी कि नीतियाँ और कानून बनाते समय वो उनको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। और ये बाकी दूसरी बात अपन ने ये देखी कि अन्यायिक है और न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता और बाध्यकारी नहीं है। अभी तक अपन ने ये इनके देखे। आगे देखिए, तीसरी में अपन बात करते हैं कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य। देखिए कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य में हम देखेंगे जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में जैसे हमारे न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है, जो भी इसके आदर्श है, उन आदर्शों को कहीं न कहीं मतलब साकार रूप देने के लिए उन्हें प्राप्त करवाने के लिए लोगों को, तो वो कहीं न कहीं हमारे कौन कर रहा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व कर रहे हैं। अर्थात चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, जिस तरीके की कोई गरीबी की जीवन यापन कर रहा है, किस तरीके से क्या है, उन सब का विकास करना है, उन सबको ऊँचा उठाना है। तो उन सब चीज़ों के लिए कौन कार्य करेगा? राज्य कार्य करेगा। राज्य क्या कहला रहा है यहाँ पर? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, यानी हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किसकी भावनाएँ दिख रही है? कल्याणकारी राज्य की दिख रही है। देख लो, अब मैं इसको आपको बताता हूँ। देखिए, ये तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्शों को साकार करने का लक्ष्य रखते हैं। यानी इन सब चीज़ों को किन-किन को? हमारे न्याय को, स्वतंत्रता को, समानता को, बंधुता को, इन सब आदर्शों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और इस प्रकार ये तत्व कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को
मूर्त रूप देते हैं। कौन-सा? कल्याणकारी राज्य को मूर्त रूप देते हैं, देखिए। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और चौथी जो विशेषता है इसकी वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य। देखिए हमारे बाबा अम्बेडकर साहब ने भी एक बात कही थी, चाहे राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र प्राप्त ना कर लिया जाए। यानी मतदान करने से ही किसी व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति नहीं होगी। यानी उन लोगों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देने होंगे और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी लाना होगा। और इन्हीं चीज़ों की जो प्राप्ति है वो हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से होती है। क्योंकि हमारे मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है उसमें कहीं न कहीं हम उसको राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में देखते हैं। जबकि हमारे डीपीएसपी किन की चीज़ों की पूर्ति कर रहा है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का लक्ष्य कहीं न कहीं इनके माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो ये तत्व एक व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं। किसका? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, जिनके आधार पर देश सामाजिक, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं एक तरीके से। तो आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए मेनतः इसका भी ध्यान रखना है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ गई, यानी हमने अभी तक 4 इसकी वो देख ली है। पहली देखी अपन ने संवैधानिक निर्देश, दूसरी देखी गैर न्यायिक, तीसरी देखी है अपन ने कल्याणकारी राज्य की और चौथी अपन ने देख ली सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की। देखिए आपको यह याद करना है, क्योंकि कई बार एग्ज़ामों में ये सीधी इस तरीके से दे देते हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा हमारी किस चीज़ से पूरी हो रही है, प्रश्न पूछ लेते हैं। मौलिक अधिकारों में होती है उसकी या हमारे किस में है, तो हम बता सकते हैं कि वो नीति निदेशक तत्वों में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भी पूछ सकते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे, देखिए हमारे संविधान में तो ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी है, उनका वर्गीकरण नहीं करा था। बट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इनको सामग्री और उद्देश्य के आधार पर देखने के आधार पर अपन ने इसको 3 श्रेणियों में बाँट दिया। पहला बाँट दिया समाजवादी सिद्धांत के रूप में, दूसरा बाँट दिया गांधीवादी सिद्धांत के रूप में और तीसरा बाँट दिया उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांत के रूप में। तो ये 3 सिद्धांत हैं, मेरे साथ दोहराइए आप भी कौन-कौन से हैं? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी, बुद्धिवादी। फिर से बोलिए एक बार, याद करिए यहीं की यही, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। अब देखते हैं कि इन जो सिद्धांत हैं, इनमें हमारे कौन-कौन से अनुच्छेद सम्मिलित करे गए हैं, जो डीपीएसपी के हैं। देखिए हमारे समाजवादी सिद्धांत में इन अनुच्छेदों को शामिल करा गया है। इनमें कहीं न कहीं हमारे समाजवादी जो अवधारणा है, वो इन अनुच्छेदों में झलकती है। अब वो कौन-कौन से हैं आप याद करिए, 38, 39, 39 ए, 41, 42, 43, 43 ए और 47। वो ध्यान से देखिए, यानी 38, 39, 39 क, 41, 42, 43, 43 क और 47। ठीक है? हमारे गांधीवादी सिद्धांत यानी गांधी के सिद्धांत, जो हमारे गांधी जी के विचार थे, उन विचारों की छवि हमारे इन अनुच्छेदों में दिख रही है, जो है 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। 40, 43, 43 बी, 46, 47 और 48। देखिए मैं इनको विस्तृत आगे हम इस पर पूरों को मैं आपको इन सबको बताऊँगा कि इन सब में क्या-क्या है। अभी मेनतः ये याद करिए कि कौन से सिद्धांत में इनकी छवि दिख रही है। ठीक है? उदारवादी बुद्धिवादी जो अवधारणा है, उनकी झलक हमारे आर्टिकल 44, 45, 48, 48 क, 49, 50 और 51 में देखने को मिल रही है। तो आप एक बार दोबारा से इसको आप देखिए कि इसमें क्या-क्या है, क्या-क्या याद करने का प्रयास करिए आप, क्योंकि देखिए आप ये सोचेंगे कि इनको बाद में याद कर लेंगे, कुछ है, तो फिर वो बाद का बाद में ही रह जाता है। आप यहीं पर इसको पूरा कंठस्थ करिए।
38 39 39 क 41 42 43 43 क और फिर 47। अगला 40 43 43 बी 46 47 48। आप यहाँ देखिए, आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर भी है 43, यहाँ पर भी है, लेकिन देखिए क्या है ना कि इनमें समाजवादी विचार जो छवि है इसमें भी दिख रही है, अब गांधीवादी की इसमें भी दिख रही है, 43 में दोनों, मतलब ये वाले विचार भी दिख रहे हैं उस 43 में और ये वाले भी दिख रहे हैं। वो आगे मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से। फिर उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांत के भी आप याद करिए कौन कौन से आर्टिकल है, 44 45 48 48 क 49 50 51। तो आप सभी को लोगों को मेरे को आशा है कि आपको याद हो गया होगा। अब हम आगे देखते हैं इसमें। आइए हम नीति निर्देशक तत्वों का महत्व समझते हैं कि इनका क्या महत्व है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधी दर्शन का उल्लेख मिल रहा है और गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी के विचार थे कि अंतिम छोर पे खड़े हुए व्यक्ति का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी ये समाप्त होनी चाहिए। कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें, लोग उसको कुटीर उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। मशीनीकरण की बात वो नहीं करते थे। तो इस तरीके के जो गांधी जी के विचार हैं, वो कहीं न कहीं हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात भाग 4 में निहित देखने को मिलते हैं। गांधी अगला देखिए इसमें गांधी दर्शन का उल्लेख भाग 4 में है। ये बात आपके महत्व में याद रखनी है। दूसरी, नीति निर्देशक तत्वों में गांधी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है। ये तो आप मानते ही हैं। किन किन चीज़ों की? गांधीवादी सिद्धांतों की और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति भी इसमें देखने को मिलती है। मैंने बताया ना कि गरीबी, बेरोजगारी किस तरीके से है, कौन से व्यक्ति का विकास किस तरीके से करना है, उन बातों को भी इसमें देखा जाता है। तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, वो क्या है? एक आचार संहिता है। यानी जिस तरीके से मान लीजिए चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है आचार संहिता के माध्यम से। वैसे ही ये भी क्या है? प्रशासन के लिए आचार संहिता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आप महत्व के रूप में ध्यान रखें। क्या है ये? आचार संहिता है। अगला देखिए, संविधान की उद्देशिका में जिन उद्देश्यों को प्रकट किया गया, उनका व्यवहारिक रूप देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थान दिया गया। अर्थात हमारी जो उद्देशिका है, जिसमें बात करी गई है न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुता की, उसको व्यवहारिक रूप कौन देगा? तो उनको व्यवहारिक रूप ये नीति निर्देशक तत्व इनमें जो लिखी गई बातें हैं, उन बातों को कहीं न कहीं सरकार मानेगी, अमल करेगी और फिर धीरे-धीरे उसको वो व्यवहारिक रूप देगी। तो यही बात हमारे यहाँ पर करी जा रही है। अगला देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने भाग 4 को भारत का सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र कहा। ये भी आप महत्व में ध्यान रखेंगे। सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र कहा। तो ये कई बार एग्जाम में ये प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र किसके लिए कहा गया है? जो अंबेडकर किसने कहा और किसके लिए कहा गया है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है? ये डीपीएसपी में है। तो ये वाला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? सामाजिक और आर्थिक घोषणा पत्र कहा है। अब देखिए 4 नवंबर 1948 को एक संविधान सभा में ही अंबेडकर साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखो सभी मंत्रिमंडल जो भी सरकार है उसको मानना होगा। अगर वो नहीं मानेगी तो मान लीजिए किसी नेता ने बड़े-बड़े वादे कर दिए, मैं ये कर दूँगा, मैं वो करा दूँगा, मैं ऐसा-वैसा सारे वादे कर दिए। लेकिन वादा एक भी ना नहीं निभाया। तब क्या होगा? आप मानते हैं कि अगली बार वो सरकार में वो आ जाएगा या वो जीत जाएगा? नहीं। और यही बात हमारे अंबेडकर साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बोलते हुए अंबेडकर साहब ने कहा, किसी भी सरकार को इन निदेशक तत्वों का आदर करना होगा। वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यदि कोई सरकार इनकी
उपेक्षा अवहेलना करेगी तो निर्वाचन के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा। समझ में आई ये वाली बात? तो ये भी अपने को महत्व में ध्यान रखनी है। तो देखो क्या-क्या है, गांधीवादी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति, दूसरा है आचार संहिता, तीसरा है उद्देशिका में जो भी कोई सिद्धांत है, जो भी सब चीज़ें है उसको व्यवहारिक रूप दे रहे हैं। फिर आगे है सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र है और बाद में निर्वाचक के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए हमारे पास एक विचारक हैं, एक मतलब संविधान सभा के ही सदस्य के रूप में हैं, डॉक्टर अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। उन्होंने कहा कि कोई भी लोकप्रिय मंत्रिमंडल भाग 4 के उपबंधों का उल्लंघन का साहस नहीं करेगा। मतलब कितनी बड़ी बात कही है कि कोई भी मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल आप समझ गए, यानी कोई सरकार है और सरकार का कोई मंत्रिमंडल है, तो निर्णय कौन ले रहे हैं? वही लेते हैं। तो वो क्या करेगी, उसकी अवहेलना नहीं कर सकती। किसकी? डीपीएसपी की। यानी भाग 4 में जो कुछ लिखा हुआ है उनको मानना होगा। वो साहस नहीं कर सकती। ये कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी बात कही गई है, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और ये बात किसने कही थी? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने। याद कैसे करें? याद रखो, अय्यर अय्यर ने क्या कहा? अय्यर ने कहा कोई भी उल्लंघन का साहस नहीं करेगा। कोई भी मंत्रिमंडल उल्लंघन का साहस नहीं करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी ने भी एक बात कही थी, उन्होंने कहा उद्देश्य का जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक क्या है, एक व्यवस्था का निर्माण करना है। तो ये ध्यान रखेंगे क्या है, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली एक सामाजिक व्यवस्था है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि सामाजिक व्यवस्था डीपीएसपी को किसने कहा? तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। ठीक है, जो हमारे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष भी हैं, रहे हुए हैं संविधान सभा के। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगले व्यक्ति आते हैं ग्रेनविल ओस्टिन। ग्रेनविल ओस्टिन ने क्या करा, अपनी एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन 1966। इसमें उन्होंने क्या करा, इसमें उन्होंने भाग 3 और भाग 4 अर्थात मूल अधिकार और डीपीएसपी यानी नीति के निदेशक तत्वों को क्या कहा, संविधान की मूल आत्मा और सामाजिक क्रांति के वाहक कहा है। क्या कहा है? संविधान की मूल आत्मा और सामाजिक क्रांति के वाहक कहा है। तो आप इनको देखिए, तो देखिए कि इसमें संविधान में जो भाग 3 और भाग 4 है उसको क्या कहा है, आत्मा और सामाजिक क्रांति के वाहक कहा है। यानी देखिए हमारे जो कहीं न कहीं जैसे मूल अधिकार है वो व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इन सब से ही कुछ नहीं होगा, उनको अमल में लाने के लिए कहीं न कहीं हमारे क्या है ना कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से हमें क्या राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या करते हैं इनमें, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, जीवंत और जन कल्याण से संबंधित जो भी कुछ चीज़ें हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना होती है इसके द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज ही बनकर नहीं रह जाता, उसको यथार्थ रूप कहीं न कहीं कौन दे रहा है, हमारे डीपीएसपी दे रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों को तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि ग्रेनविल ओस्टिन ने क्या कहा, एक तो संविधान की मूल आत्मा कहा, किसको? भाग 3 और भाग 4 मूल अधिकारों और मूल राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा और सामाजिक क्रांति के वाहक कहा। यानी कहीं न कहीं जैसे कोई गरीबी, अमीरी, बेरोज़गारी इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं उनसे बाहर निकलने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, जैसे कि वो कहीं न कहीं क्रांति वगैरह सब चीज़ें करते हैं और उन्हीं चीज़ों को कहीं न कहीं हमारी सरकार पूरा कर देगी। तो है ना कि राज्य के नीति निदेशक तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो सामाजिक आर्थिक न्याय दिलवा रहे हैं, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र उसके माध्यम से स्थापित हो रहा है, राज्य जन कल्याणकारी बन रहे हैं। तो इसीलिए ग्रेनविल ओस्टिन ने इनको क्या कहा है, सामाजिक क्रांति के वाहक कहा है। तो बहुत एग्ज़ामों में भर के पूछा हुआ है ये वाला कि मूल अधिकार
और डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो आप इन व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, ग्रेनविल ओस्टिन। अगले थे अपने न्यायमूर्ति एमसी छागला। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी। इन्होंने कहा कि अगर जो डीपीएसपी में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी बातें लिखी हुई है, अगर उसको मान लेना, तो इसी धरती पर आप स्वर्ग की अनुभूति करोगे। मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें इसमें लिखी गई है और ये सही बात है। इसमें बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं और बहुत सब कुछ है। लेकिन देखिए, राज्य के पास भी वो अपनी सहूलियत के और अपनी आर्थिक स्थिति और सब चीज़ों के आधार पर ही वो उनको क्या करता है, पूरा करता है। तभी तो इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। तो ये भी एमसी छागला की आप ध्यान रखेंगे क्या है, यदि इन सभी डीपीएसपी का पूरी तरह से पालन किया जाए, तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति हो जाएगा। ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद में है हमारे पंडित ठाकुरदास भार्गव। उन्होंने नीति निदेशक तत्व को संविधान के प्राण और सार तत्व कहा है। यानी कोई भी चाहे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक जो भी सब चीज़ें हैं उनकी प्राप्ति कहीं न कहीं हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्वों में हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? संविधान के प्राण और सार तत्व कहा है। एक हमारे हैं पंडित क्या नाम है इनका? के.एम. पाणिकर। उन्होंने क्या कहा? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा। क्या कहा है? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा है। यानी देखिए कि समाजवाद में कहीं न कहीं जो भी हमारे संसाधन हैं, उत्पादन के साधन हैं, उन पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सभी का अधिकार हो, सभी को मिले, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा पिछड़ा ना रह जाए, उन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है। और इसी वजह से के.एम. पाणिकर ने क्या कहा? आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद कहा। तो ये सब इन्हीं की विशेषता थी। देखिए क्या-क्या विशेषता रही, पीछे देखिए। याद करिए मेरे साथ यहाँ साथ के साथ पहली गांधीवादी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति इसके महत्व में आप याद करिए। पहला कि इसमें गांधी दर्शन का उल्लेख मिलता है, गांधीवादी सिद्धांत और सामाजिक न्याय की अभिव्यक्ति होती है, आचार संहिता है, सामाजिक आर्थिक घोषणा पत्र है, उद्देशिका के जो भी भाव है उनको व्यवहारिक रूप देती है और आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पालन नहीं करा तो निर्वाचन के समय निर्वाचकों को उत्तर देना होगा, ये भी। फिर इसके बाद में अपने इन्होंने बोला कि उल्लंघन का साहस नहीं कर सकता। राजेंद्र प्रसाद ने कहा सामाजिक व्यवस्था है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इनको मूल आत्मा और सामाजिक क्रांति के वाहक कहा और एमसी छागला ने इसको क्या कहा पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति बताया अगर पूरे को मान ले तो। पंडित भार्गव ने इसको संविधान के सार तत्व और प्राण कहा है और के.एम. पाणिकर ने इसको क्या कहा आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी है? ये आपको दिख नहीं रहा होगा यानी आप देख लीजिए आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद की, ठीक है? ये अपन ने इनके महत्व को देख लिया। अब आइए दोस्तों हम इस पे चर्चा करेंगे। अब अपन एक-एक जो आर्टिकल है उन आर्टिकलों को देखते हुए चलेंगे। तो हमारा सबसे पहला इसमें है 36वां आर्टिकल। देखिए 36वें आर्टिकल में ये देखिए अब जो ये भाषा इसकी जो आप देखेंगे, ये मैंने बेरेक्ट से सीधा लिया है। तो आपको थोड़ी-सी क्लिष्ट लगेगी इसकी भाषा लेकिन मैं आपको समझा दूँगा। क्योंकि कहीं क्या है ना एग्ज़ाम का दौर कहीं न कहीं धीरे-धीरे बहुत कठिन होता जा रहा है और वो बेरेक्ट से भी बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो वो बच्चे इधर-उधर ना भटके सारा कंटेंट मैंने यहाँ प्रोवाइड करा दिया है। उनको इधर-उधर कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहीं पर सारा कंटेंट आपको मिल गया है। बस आपको सिर्फ़ करना है क्या? याद। और ये याद भी मैं आपको यहाँ करवा दूँगा। ठीक है? तो आप इधर ध्यान लगाइए। सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आस-पास की सब चीज़ों को भूल कर यहाँ ध्यान लगाइए। आज ये सोचिए कि आज मुझे राज्य के नीति निदेशक तक तो पक्के करने हैं, चाहे कोई भी मुझसे पूछ ले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसमें आर्टिकल 36 से। देखिए इसमें क्या है ना मैं आपको मेन तो बता देता हूँ कि इसमें राज्य की परिभाषा की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है?
आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो इसमें। किसकी बात? राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा की बात करी है। ये सबसे पहले आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में सीधा ही पूछा जाता है कई बार। तो राज्य की परिभाषा, वो किसमें है? आर्टिकल 36 में। अब देखिए इस आर्टिकल 36 में राज्य की वही परिभाषा है जो हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में है। कौन से में है? आर्टिकल 12 में है। ठीक है ना? तो ये दोनों कहीं न कहीं समान है। ठीक है? 12 में जो परिभाषा है वही 36 वाली है। ठीक है? अब 12 में क्या है ना, 12 में देखिए हमारे केंद्र सरकार, कार्यपालिका और विधायिका उसको शामिल करा है। राज्य में राज्य सरकार और विधानमंडल को शामिल करा है। और इसके अलावा हमारे जो भी स्थानीय प्राधिकरण हैं और या अन्य प्राधिकरण हैं, उनको भी इसमें शामिल करा गया है। तो ये हमारी इसमें 36 में बात करी गई है। तो देखिए अब आप परीक्षा परिभाषा इस इस भाषा में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य वही है, अर्थ है जो भाग 3 में है। और भाग 3 में मैंने यहाँ जोड़ भी दिया है, क्या-क्या है देखिए, भाग 3 के 12 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है परिभाषा इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्य अपेक्षित न हो, क्या है राज्य का अर्थ? इसमें है भारत सर भारत की सरकार और संसद अर्थात कार्यपालिका और विधायिका तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल यानी सारी राज्य सरकारें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण। तो ये एक राज्य, अब जभी भी मैं आप राज्य बोलूँ तो आप वर्तमान समय वाले एक राज्य ना समझे, बल्कि उसमें संपूर्ण भारत एक तरीके से आ गया है। तो आप अब से क्या ध्यान रखेंगे? राज्य का मतलब ये इतना बड़ा अर्थ है राज्य का मतलब। ठीक है? तो 36 में क्या है? सभी बोले क्या है राज्य की परिभाषा? राज्य की परिभाषा, राज्य का अर्थ, राज्य का अर्थ। ठीक है? 37 में देखिए 37 में बात करी गई है, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो हमारे डीपीएसपी है वो क्या है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात जब भी इसमें कुछ भी कमी मिलती है, कुछ भी है, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और कहीं ना कहीं इसमें हम ये भी देखेंगे कि इन डीपीएसपी को लागू करवाने का जो है वो राज्य का क्या है, एक तरीके का कर्तव्य है। ठीक है? देखो 3 बातों का इसमें ध्यान रखना है। 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, पहली बात तो। किंतु फिर भी इसमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत होंगे। तो क्या है ये? देश के शासन में मूलभूत है, अर्थात इनको मानना है, इनको ध्यान में रखना है। तो ये देश के शासन में मूलभूत है। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि इन तत्वों को लागू करना राज्य का क्या है? कर्तव्य है। तो 37 में आपको क्या ध्यान रखना है? देश के शासन में मूलभूत है, परिवर्तनीय है और राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 37 में क्या ध्यान रखना है? 3 चीज़ों का कि परिवर्त प्रवर्तनीय नहीं है। शासन में मूलभूत और राज्य का क्या है? ये कर्तव्य।
तो आपको ये कीवर्ड के रूप में ध्यान रखना है। परिवर्तनीय शासन में मूलभूत और राज्य का कर्तव्य है। तो आपको 2 आर्टिकल याद हो गए। जिसको याद नहीं है वो वापस दोहराएँ इसको। राज्य की परिभाषा 36 में, 37 में परिवर्तनीय नहीं, शासन में मूलभूत है और राज्य का कर्तव्य है। ये कई ये प्रश्न आया हुआ है कि डीपीएसपी राज्य का उसका क्या है? अधिकार है मानना, कर्तव्य है, क्या है? तो आप ये ध्यान रखेंगे कि उसका कर्तव्य है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 38 38 की। देखिए इसमें क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, किसके लिए सबसे पहले? लोक कल्याण की, लोगों की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसमें देखिए 2 है, एक 38 ए है और एक 38 1 38 1 और 38 2। ठीक है? ये आपको इसमें अब देखो पहला क्या बात कर रहा है 38 का 1, ये तो इसकी क्या है? टैग लाइन है। ठीक है? ये आपको कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। फिर एक में राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। अब देखिए आप सोचेंगे क्या आ गया ये? तो देखिए आपको इसमें मेनली क्या बात ध्यान रखनी है कि हमारी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, वो कौन से उसमें है ये ध्यान रखना है सबसे पहले। 38 38 के 1 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात कौन से उसमें करी गई है? 38 के 1 में। और इसमें एक और बात है लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास। तो ये 2 बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है? और 38 के 2 में देखिए किसकी बात कर रहे हैं? आय की असमानता को क्या करना है? कम करने का प्रयास करना है। राज्य क्या करेगा कि भाई एक के पास तो बहुत अथाह पैसे भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं और एक बेचारे को उसको रोटी नहीं मिल रही। कहीं न कहीं गरीबी का मतलब ये जो आय की जो गैप है ही, तो राज्य क्या करेगा? तो यहाँ राज्य को बता रहा है कि राज्य तुम क्या करो? तुम ये करो। क्या करो? ये चीज़ करो। इसमें क्या करो? राज्य विशिष्टता यानी इसमें ध्यान रखेगा क्या कि आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा सबसे पहला तो, कि आय को कम करेगा। न केवल व्यक्ति बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी किन चीज़ों को प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये दूसरा क्या बात बोलना चाह रहा है मैं बताता हूँ। इसमें आपको किन 2 बातों का ध्यान रखना है। इसमें पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास राज्य करेगा। और दूसरी बात कि जो भी कोई ग्रुप खुद के और समूह उन उनमें भी क्या है प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को जो उनके बीच में कहीं न कहीं गैप आ रहा है, उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेगा। जैसे कई बार होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, जो लोगों जो मतलब मज़दूरों को जैसे लगा लेंगे, उनका बड़ा शोषण करेंगे, उनको बहुत परेशान करेंगे। तो राज्य क्या करेगा? जैसे अभी हमारी सरकारें हैं, वो बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से व्यक्ति की गरीबी, बेरोज़गारी, असमानता, आय की असमानता, इन सबको देने का क्या करती है? इन सबको क्या कम करने का प्रयास करती है और लोगों को उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाने का, कोई एक व्यक्ति की विशेषता, कोई एक व्यक्ति ऊँचा ना चला जाए, उन सब चीज़ों का ध्यान कहीं न कहीं राज्य को रखना है। इन बातों का इसमें ज़िक्र करा गया है। तो इसमें इस वाले में आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए, 38
इसमें तो आपको क्या ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। न्याय की बात, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि पूछ ले कि 38 एक में है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की बात, ठीक है। 38 के 2 में किसकी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को क्या करना है, समाप्त करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आप अपने की नोट में इनको लिख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है। ये क्या बात कर रहा है, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां तत्व राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा कि क्या क्या होना चाहिए। ये देखो इसमें क 39 का क क्या बात कर रहा है कि पुरुष हो, स्त्री हो, सभी नागरिक हो, उन्हें जीविका के पर्याप्त साधन क्या होने चाहिए, प्राप्त होने चाहिए। पहले में यही बात करी गई है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, ठीक है। ये पहले क में बात करी गई है, यानी किस किस को ध्यान रखना है, स्त्री और पुरुष, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति सारा धन नहीं रखेगा, सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक हित का, बहुत सारे लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होना चाहिए, उसमें हित होना चाहिए, उसका ध्यान रखना होगा। तो ये बात ख में लिखी गई है। देखिए 38 क में स्त्री और पुरुष नागरिक उनको जीवन का पर्याप्त साधन, जीविका के पर्याप्त साधन, रोटी कपड़ा मकान तो मिले भाई। सबसे पहले इंसान की जरूरत क्या होती है, मैस्लो ने भी कहा है सबसे पहले अपनी कौन सी नीड पूरी होनी चाहिए, इसमें सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, अपनी भौतिक नीड्स। और उसी की बात हमारे यहाँ पर भी हो रही है। देखिए जीविका के पर्याप्त साधन, रोटी कपड़ा मकान, ये हमारी सबसे मेन जरूरी है, ये पूरी होनी चाहिए। तो क में ये बात करी गई है। ख में अरे क्या करना है, सामूहिक हित, ज़्यादा से ज़्यादा सामूहिक हित को रूप में क्या होना चाहिए, संसाधनों का वितरण नियंत्रण होना चाहिए। ग बात कर रहा है धन और उत्पादन के साधनों का क्या सर्वसाधारण सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सा केंद्र न हो। यानी धन और उत्पादन में अभी पहले बता ही रहा था कि क्या नहीं होना चाहिए, एक जगह इकट्ठा मत करना, ठीक है ना, ये हमें को ध्यान रखना है। उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी सा केंद्र न हो। तो ये हमारे ग में करी गई ये बात। घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, समान आय का समान वेतन किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो अनुच्छेद 39 में देखने को मिलता है, ठीक है, 39, ठीक है। तो आ, आपको पहले ये चार तो याद करिए। पहला, स्त्री पुरुष नागरिक जीविका के पर्याप्त संसाधन, ये याद करो। दूसरा, सामूहिक हित, ठीक है, ये वर्ड आपको कीवर्ड से पकड़ना है, आपको ख से सामूहिक हित। ग में सकेंद्रण नहीं होना चाहिए, अहितकारी सकेंद्रण ना हो उत्पादन और संसाधनों का, तो ये ग में है। घ में स्त्री और पुरुष दोनों को समान वेतन प्राप्त होना चाहिए। आपने देखा होगा कहीं बार कि आपने देखा होगा कि कहीं जगह चौकटी लगी होती है। चौकटी जानते हैं क्या आप? चौकटी होती है जहाँ मजदूर जो डेली बेस पर क्या करते हैं, वो अपना रोजगार करते हैं। तो वहाँ पर से मान लीजिए कोई अगर स्त्री अगर काम के लिए जाती है,
तो स्त्री की जो वेतन है, जो उसको जो अपना उनका ठेकेदार होगा, तो वो क्या करेगा, वो पुरुष की तुलना में कम देगा। ये कई जगह होता है, आपने देखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर वो बात करी गई है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो चाहिए। भाई काम तो आदमी की भी उतनी क्षमता लगी, स्त्री की भी उतनी ही लगी, लेकिन आप स्त्री को आप कम दे रहे हो पैसे और पुरुष को आप ज़्यादा दे रहे हो, या उल्टा कर दो, भाई पुरुष को कम दे रहे हो और स्त्री को ज़्यादा दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना है। और ये आदेश, ये जो चीज़ें हैं, ये अपने घर में बात कर रहा है। अब आप सोचो कि इस चीज़ को अमल में लाने में राज्य को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो हर चीज़ वे इसलिए तो इसीलिए तो इनको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, नहीं तो आप जैसे महिलाएँ तो बोल देती मेरी इनकम वैसे है, मेरी समान नहीं है या ऐसा है, भग जाती न्यायालय। तो इसी वजह से इनको बाध्यकारी भी नहीं बनाया। लेकिन हाँ, राज्य का कर्तव्य है कि वो जब भी नीति या कानून बनाए, तो इनका ध्यान रखें। अगला देखिए ण, इसमें ण में क्या है? पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्तियाँ तथा बाल सुकुमार की अवस्था का दुरुपयोग ना हो। किसका? ध्यान से देखिए इसको भी आप। किस-किसका? स्त्री, पुरुष, स्त्री के स्वास्थ्य और बालक सुकुमार के अवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकताओं से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। तो ये भी हमें को ध्यान रखना है। यानी अब इसमें की नोट क्या है? स्त्री, पुरुष, सुकुमार, इन सब के किसका ध्यान रखना है? स्वास्थ्य का, और इनकी अवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मेनतः तो इन्हीं कीवर्ड से आप पकड़ लोगे, ठीक है? और ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो आयु और शक्ति के अनुकूल ना हो। कई बार ये ध्यान में रखना होता है कि देखिए छोटे-छोटे बच्चों को आप रोजगार में नहीं लगा सकते, और कोई मान लीजिए गर्भवती महिला है, आप गर्भवती महिलाओं से आप ऐसा नहीं है कि उनसे कार्य करवा रहे हैं, है ना? किसी भी उनके कार्यस्थल पर, तभी तो मातृत्व अवकाश दिया जा रहा है, और वो बात आप आगे भी देखेंगे। तो ये इस चीज़ों का भी आपको याद हो गया होगा उसमें। और लास्ट और अंतः च है, उसमें है हमारे बालकों को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में, बालक को स्वतंत्र और गरिमा में वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधा दी जाए, और बालकों और अल्प व्यय अल्प व्यय व्यक्ति की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। इसमें बात करी गई है कि जो बालक है, जो युवा है, उन युवाओं के जो शोषण ना हो उनका भी, और नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए उनकी। तो ये बात हमारे इसमें 39 के च में है। ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें कौन-सी बात है। जीविका के पर्याप्त संसाधन, सामूहिक हित, ख में, ग में उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण ना हो, घ में समान कार्य के लिए समान वेतन, फिर ये हमारा ण, इसमें पुरुष, स्त्री और सुकुमार इनके बारे में, ठीक है? उनके स्वास्थ्य का दुरुपयोग, अवस्थाओं का दुरुपयोग ना हो, ठीक है? और अंततः बालक के बारे में वापस आ गया है। कौन-सा वाला? च। ये है, ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है?